आप सबको मैं इस मंच पर अभिवादन प्रेषित कर रहा हूं कि आज आप सब मुझे सुनने के लिए यहाँ जुड़े हैं, अपना समय निकाला है आप सब ने, और यह देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं इस लोकप्रिय भाषा नामा फेसबुक पेज से जुड़े हुए अपने सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से सीमांकन और उनके साथी जो उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ हैं अश्विनी, सर्वेश और जिन लोगों का भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वे सब अपने को शामिल समझें मेरी इस बात में। और मैं आभारी हूँ उन सब का कि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया। उनका आमंत्रण मेरी तरफ से ही टलता जा रहा था महीनों से, और अपनी कुछ इतर व्यस्तताओं के कारण मैं समय नहीं दे पा रहा था उन्हें। बहरहाल आज यह अवसर आया है कि हम और आप आमने सामने हैं, और आज जिस बहाने से हम यहाँ इकट्ठा हैं वह घनानंद और घनानंद की स्वच्छंदता, यह विषय रखा गया है। विषय तो मैंने ही चुना था, और मुझे यह भी अच्छा लगा कि मेरे इस चुने गए विषय को बिना किसी देरी के आयोजक विद्यार्थियों ने स्वीकार कर लिया। मुझे लग रहा है कि इस विषय में उनकी भी दिलचस्पी रही होगी। इस विषय से संबंधित जो कुछ भी मुझे कहना है, बहुत संभव है कि वह आपके लिए नया न हो, और यदि ऐसा है या आपको ऐसा प्रतीत हो तो कम से कम अपने द्वारा अर्जित उस ज्ञान को या घनानंद के संबंध में पहले से जानी गई बातों को मेरे द्वारा बताया जाना स्वीकार कर आज की इस संध्या को आप अन्यथा गुजर जाना न समझें, यह अनुरोध है आपसे। और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे तमाम विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। जब से यह विषय भाषा नामा के फेसबुक पेज से लोगों को मालूम हुआ, कुछ अनुरोध मेरे पास आए कि सर इस विषय में यह भी कुछ जोड़ लीजिएगा, या इस विषय से संबंधित इसी बिंदु को थोड़ा ठीक से आप बताइएगा। मैं चेष्टा करूंगा कि आपके उन अनुरोधों को भी मैं अपनी बातों में शामिल कर सकूं। तो पुनः एक बार आप सबका मैं अपनी तरफ से भी स्वागत करता हूं और इस विषय पर आता हूं। घनानंद की स्वच्छंदता जब हम कहते हैं तो यह मानी हुई बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के संबंध में यह धारणा अपने साहित्य के इतिहास में प्रकट की है, और उसके बाद घनानंद और घनानंद के साहित्य से जुड़े हुए जितने भी अध्ययन हम लोगों के सम्मुख आए हैं, मेरी जानकारी में उनमें से किसी ने भी घनानंद की इस धारणा का प्रत्याख्यान नहीं किया है। सब लोगों ने
आचार्य शुक्ल की कही इस बात को स्वीकारा ही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी उन्हीं की बात को स्वीकार करते हुए और शुक्ल जी के इतिहास लेखन के समय तक घनानंद के जितने कवित्व और सवैये उपलब्ध हो सके थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के समय तक उसमें और चीजें जुड़ती चली गई। तो उन नई आई हुई चीजों को भी ध्यान में रख करके भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने उस धारणा को और अधिक बल ही प्रदान किया है, उससे अलग नहीं गए हैं। तो हम फिर से उस धारणा की तरफ थोड़ा लौटते हैं और देखते हैं कि असल में शुक्ल जी क्या कहना चाहते थे, क्योंकि यह भी आम धारणा है कि रीति काल संबंधी शुक्ल जी की ही मान्यताओं को हम सब रीति काल संबंधी जो अपनी बंधी बधाई धारणा है उसके प्रमाण स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं। बाद के विद्वानों ने रीतिकाल के अध्ययन संबंधी समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान खींचा है और यह आग्रह किया है कि रीतिकाल को हम केवल उस नजरिए के साथ प्रवेश करके न देखें और दृष्टियों से रीतिकाल पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। शुक्ल जी जिस बात की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, वह यह मानी हुई बात है कि स्वच्छंदतावाद या स्वच्छंदता की धारणा किसी काल विशेष से जुड़ी हुई धारणा नहीं है। यानी जब जब चली आती हुई बद्ध परिपाटी जो धीरे धीरे शास्त्रीयता का रूप लेती है, उस शास्त्रीयतावाद से कुछ लोग उबते हैं, उसकी अति से परेशान होते हैं और शास्त्रीयतावाद की अति से उबे हुए लोग अपने विस्तार के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए कुछ नया मार्ग ढूंढना चाहते हैं। तो यह शास्त्रीयतावाद से उनका विरोध है और इस विरोध में ही स्वच्छंदता का आधार छिपा है। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि जैसे दर्पण और दीपक ये दो चीजें हैं। दर्पण में हूबहू वही चेहरा दिखाई पड़ता है जो उसके सम्मुख होता है, लेकिन दीपक उसके इर्द गिर्द और चीजों को ज्योतित करता है और चीजों को उजागर करता है। ऐसी चीजें जो हमारी जानी हुई वस्तु हैं, लेकिन दीपक की रोशनी में वही वस्तु हमारे लिए थोड़ी अपरिचित हो जाती है, थोड़ा नया हो जाता है। स्वच्छंदता के बारे में पश्चिम में भी और हमारे यहां भी यह बताया है लोगों ने कि वह बुद्धि की जगह भावना की प्रबलता का समर्थन करता है। अब इसे यूं भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ज्यों बालक कह तोतरी बाता, जो बालकों का दुनिया को जानने का ढंग है, एक बालक जिस तरह से अपने आसपास की दुनिया को अपने भीतर ले जाता है, वह सेंसुअल परसेप्शन है, उसमें उसकी इंद्रियों का महत्व बहुत अधिक है। लेकिन जैसे जैसे उस सेंसुअल परसेप्शन का स्वरूप बढ़ता है, बालक के समझने बूझने और दुनिया के बारे में उसकी जानकारी बढ़ती है,
उसके अपने आसपास की दुनिया को देखने का यह ढंग भी बदलता है। और आप पाएंगे कि वयस्कों में ठीक उसी तरह से दुनिया को देखने का ढंग नहीं मिलता। वह बौद्धिक अधिक होता है, इंद्रिय कम, इसलिए उसको इंटेलेक्चुअल परसेप्शन कहते हैं। और इन दोनों ही परसेप्शन में फर्क होता है। छायावाद पर विचार करते हुए नामवर जी ने कहा कि जो अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का भाव है वह रहस्यवाद की तरफ जाता है। और उस जिज्ञासा भाव में जब चित्रण की उत्कृष्टता समाहित होती है तब छायावाद की भूमिका निर्मित होती है। और फिर उसमें जब रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा बलवती होती है तब वह स्वच्छंदतावाद का रूप ग्रहण करती है। जब स्वच्छंदतावाद का आंदोलन चला तो अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों ने अपनी कविताओं में उसकी अभिव्यक्ति की। इसमें से एक कथन बहुत प्रसिद्ध है वर्ड्सवर्थ का, टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। अपने को युवक या युवक कहने का अभिप्राय वही है जो अभी मैं आपसे बता रहा था कि दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में जो अंतर आता है उस नजरिए में बदलाव होने से अपने को बचाए रखना, जो सेंसुअल परसेप्शन है उससे विचलित न होने देना या उसको अधिक से अधिक बचाए रखना, यह बहुत कठिन काम है। तो वह एक बहुत कठिन काम है। इसलिए हम कई बार हड़बड़ी में यह कह देते हैं कि स्वच्छंदतावादी आंदोलन वो उसके पीछे कोई बहुत गहरा, बहुत सुलझा हुआ, बहुत समझा हुआ आधार नहीं होता। जब आप घनानंद को पढ़ते हैं तो इन सारी बातों का प्रमाण आप वहां पाते हैं। इसलिए मैं जहां से अपनी बात मैंने शुरू की थी कि स्वच्छंदता या रोमांटिक प्रवृत्ति वह किसी कलाकार की, किसी कवि की एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति है। उसका किसी काल विशेष या किसी देश विशेष से वैसा संबंध नहीं है। यानी जब अपरिवर्तन की अति होती है तो उस अति के प्रति विद्रोह और उस विद्रोह को साधन बनाकर बदलाव, वह स्वच्छंदता है। और फिर जब वही स्वच्छंदता अति होकर उच्छृंखलता में परिणत होती है तो जागरूक लोग उसकी भी सीमाएं बांधते हैं, उसकी भी मर्यादा तय करते हैं। और वह सीमा बंधन, उसकी मर्यादा तय करना और उस सीमा बंधन का अनुवर्तन धीरे धीरे फिर शास्त्रीय मार्ग बनता है, क्लासिकल मार्ग बनता है। तो इस स्वच्छंदता का बहुत गहरा संबंध घनानंद से है। और यह शब्द भी शुक्ल जी के यहाँ तो पहले पहल नहीं है, घनानंद के कवित्वों का संग्रह किया था ब्रजनाथ ने। और ब्रजनाथ के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है, हिंदी साहित्य के इतिहासों में उनके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता है। सब जगह शिव सिंह सरोज का रेफरेंस मिलता है कि वहां ब्रजनाथ के बारे में अमुक अमुक बातें मिलती हैं। वो कौन थे, किस काल में थे, इसका केवल अनुमान लगाया है लोगों ने। लेकिन ब्रजनाथ ने घनानंद के कवित्व का संग्रह किया, सुंदर कवित्व जोड़े थे। उसी पहले प्रशस्ति कवित्व में ब्रजनाथ
उस कवित्व में जोड़ा है और जिसको आगे के लोगों ने ठीक से परिभाषित किया है। शुक्ल जी के यहां मैं यह कह रहा था कि पहली बार घनानंद के संबंध में 5-6 ऐसी गंभीर और ऐसी मजबूत प्रशंसा मिलती है घनानंद की कविता के बारे में, जिनको आगे के आलोचकों ने, विद्वानों ने भी यथावत मान लिया है। शुक्ल जी की कही गई सारी बातें यथावत नहीं मानी गई हैं। जब नई नई चीजें सामने आती गई तो उसमें भी तब्दीली और सुधार की गुंजाइश हम लोगों ने देखा है। आगे के इतिहासों में यह सब संभव हुआ है। लेकिन घनानंद के बारे में उन्होंने कहा कि वह साक्षात रसमूर्ति हैं। सब लोगों ने मान लिया। उन्होंने यह कहा कि वो ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभ हैं। और कैसी ब्रजभाषा! उनकी ब्रजभाषा विशुद्ध भी है, उनकी ब्रजभाषा सरस भी है और शक्तिशालिनी भी है। ये सब शुक्ल जी ने कहा है अपने साहित्य के इतिहास में। और यह भी जोड़ा, इतने पर ही नहीं रुके, कि घनानंद की ब्रजभाषा में एक तरफ प्रौढ़ता है और दूसरी तरफ माधुर्य है। ये दोनों ही विशेषताएं मिलती हैं। तो उनकी कविता में रस है और उनकी भाषा की ये विशेषताएं हैं, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने कही कि यह विशेषता आई कहां से उनकी कविता में। जो भाषा वो बहुत अच्छी जानते हैं, लेकिन वह साक्षात रसमूर्ति हो जाना वह संभव कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि तो प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। वहीं से उनकी कविता शुरू होती है। और वियोग श्रृंगार के सबसे बड़े, उन्होंने प्रधान शब्द का इस्तेमाल किया है कि वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। और उसकी अपनी विशेषताएं बताई हैं उन्होंने। इन दो बातों के बाद तीसरी विशेषता शुक्ल जी यह बताते हैं कि घनानंद की कविता में भाव पक्ष प्रधान है, विभाव वहां गौण है। विभाव यानी भाव का कारण, जिसके प्रति हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, वे सब विभाव होते हैं। यानी जिसके प्रति प्रेम है, कविता में वह गौण है, वह प्रेम भाव प्रमुख है। इसलिए वह, चूंकि विभाव गौण है, तो बाह्यार्थ निरूपक नहीं है। उसमें वर्णन बाहरी चीजों का नहीं है, अपने ही भीतर। भाव तो भीतर है, विभाव बाहर है, तो बाहरी चीजें वहां नहीं है। उनकी कविता अंतर्वृत्ति निरूपक है, भीतर भीतर है, जिसको मौन मधि पुकार कहा उन्होंने। तो वह इसी कारण से है, क्योंकि वहां प्रेम के कारण पर बल नहीं है। किसके प्रति प्रेम है वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस प्रेम का होना। और फिर अगली विशेषता शुक्ल जी यह बताते हैं कि घनानंद को जो भाषा की तीन शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उसमें से लक्षणा और व्यंजना की बेहतरीन समझ है। और ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इसकी पुष्टि की है और उसका उत्स उन्होंने बताया है फारसी कविता में मुहावरों के प्रयोग को। तथ्य यह है कि घनानंद के कवित्वों में मुहावरे सबसे अधिक प्रयुक्त हुए हैं। हर एक पंक्ति में एक, क्या कहें, अनेक मुहावरों का संयोजन है उनके यहाँ। और ये मुहावरे जितने हैं वे सब लक्षणा के उदाहरण हैं। लक्षणा शब्द शक्ति उसमें मौजूद है।
तो शुक्ल जी यह कहते हैं कि भाषा के लक्षण और व्यंजक बल शक्ति इसका उपयोग भी उन्होंने किया है, लेकिन इन शक्तियों की सीमा भी वे जानते हैं और इसलिए घनानंद की कविता में एक ऐसी विशेषता आकर के जुड़ जाती है जिसको लाक्षणिक मूर्तिमत्ता कहते हैं, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति है और उस शब्द शक्ति से वह मूर्त कर देते हैं अपनी कही गई बातों को। और वह लाक्षणिक मूर्तिमत्ता शुक्ल जी को अपने समय के, उन्होंने कहा कि आधुनिक काल के उत्तरार्ध यानी वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा, जिसको उन्होंने नाम दिया है अभिव्यंजनावाद, यह विशेषता उनको अभिव्यंजनावाद में मिलती है। अब आप ठीक समझ सकते हैं कि क्यों उस अभिव्यंजनावाद या छायावाद के ठीक पहले की कविता स्वच्छंदतावाद के नाम से अभिहित की गई। और यह जो एक और विशेषता उन्होंने बताई है, वचन वक्रता, लाक्षणिकता आएगी और उसमें व्यंग्य प्रधान होगा तो वक्रता तो होगी ही, लेकिन वह वक्रता केवल वक्रता उत्पन्न करने के लिए नहीं है। शुक्ल जी ने यह कहा कि कवि ने उक्ति को वक्र बनाया नहीं है, बल्कि हृदय के वेग से वे सारी उक्तियां अपने आप वक्र होती चली गई और उसको उन्होंने उक्ति अर्थ गर्भत्व कहा। उक्ति अर्थ गर्भत्व ये बहुत पारिभाषिक शब्द हैं। उनके कहने का अभिप्राय इतना ही है कि घनानंद के यहां जो उक्तियां हैं वे चली आती हुई परिपाटी से अलग, स्वतंत्र हैं, स्वावलंबी हैं। कहना वह यह चाहते हैं कि जैसे बिहारी के यहां किसी नायिका का वर्णन करना हो तो नायिका भेद की जो चली आती हुई परिपाटी है उससे वह और उस पद और उसकी भाषा बहुत अधिक अलग नहीं जा पाती। लेकिन घनानंद के यहां ये सारे जो संदर्भ आते हैं वे स्वतंत्र हैं, वे आपको उनसे पहले के कवियों के यहां भी नहीं दिखाई पड़ते और उनके बाद जो उन्हीं की तरह के कवि हैं यानी रीति मुक्त धारा के कवि हैं उनके यहां भी घनानंद की बराबरी के पद नहीं है। जो रीति मुक्त धारा है, अब मैं तो बार बार कहता हूं कि उसका नाम लोगों ने कहा कि उसको बद्ध रीति, बद्ध मुक्त यह सब कहा जाना चाहिए। उस प्रसंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं केवल समझने के लिए कि रीतिबद्ध कविता यानी जो रीति में बद्ध है और एक रीति सिद्ध कविता है, लेकिन घनानंद इन दोनों से अलग रीति मुक्त धारा में। मैं यह उदाहरण देता हूं कि जैसे किसी ने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है तो साइकिल चलाते हुए उसका ध्यान हमेशा अपने दोनों हाथों पर रहता है कि कहीं हमारा हैंडल इधर उधर न जाए और पैडल ठीक से लग रहा है कि नहीं। तो चूंकि अभी उसमें वह सिद्ध नहीं हुआ है, उसे साइकिल चलाने में सिद्धि नहीं मिली है, तो उसका ध्यान उस तरीके पर है कि उसमें कहीं गफलत न हो जाए, कहीं दिक्कत न हो जाए हमेशा। तो उस साइकिल सवार को अपने ध्यान में रखिए और उसको आप रीतिबद्ध को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उस दृश्य को। लेकिन जब वही व्यक्ति अभ्यास के बाद साइकिल चलाने में निपुण हो जाता है, कुशल हो जाता है, तब वह बार बार नीचे झुककर नहीं देखता कि पैडल लग रहा है कि नहीं। वह बार बार अपने हैंडल को उतने
कड़े रूप से पकड़कर नहीं रखता कि इधर उधर न चला जाए। उसका ध्यान उस तरीके पर नहीं है, वह सिद्ध हो चुका है उसे। अब उसे आगे देखना है, अगल बगल वह चीजें दृश्य देख सकता है और वह अपने आप साइकिल चलाता रहता है। तो यह जो तरीका है सिद्ध व्यक्तियों के साइकिल चलाने का, वही रीति सिद्ध कविता का वैशिष्ट्य है कि उन कवियों का ध्यान अपनी कविता के बनावट पर नहीं है, उसके निर्वाह पर नहीं है, उन तत्वों के प्रयोग पर नहीं है, वह अपने आप होता है। लेकिन घनानंद जैसे कवि इन दोनों ही धारा से अलग है। तो अलग है किस मायने में, और उन्हीं अर्थों में आप घनानंद को स्वच्छंद भी समझ सकते हैं। उसमें पहली बात तो यही है कि जैसे उन्होंने कहा, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आखिन बानी अनोखी, अघानी कहूं नहीं आनी तिहारिये। तो यह जो नयो नयो लागत है, यह नयो नयो लागत है कहने का अभिप्राय है कि सौंदर्य से, प्रेम से एक प्रकार के अतृप्ति का भाव है, असंतुष्टि का भाव है। और यही स्वच्छंदता का मूल तत्व है। ईश्वर की बनाई सृष्टि से अतृप्ति, ईश्वर की बनाई सृष्टि में हम सब हैं, प्रकृति है, ये सबसे अतृप्त है। कुछ नया, कुछ नए की खोज, नयापन, वही है नयो नयो लागत। और यह जो नएपन की खोज है वह केवल अनूप एक जगह नहीं है, आप समूचे घनानंद की कविताओं में पाएंगे। अनोखापन, अनूप होना, जान घनानंद अनोखो यह प्रेम पंथ, भूले ते चलत रहें सुधि के थकित हुए। घनानंद कौन यह अनोखी दशा, मति आवरी बावरी वै थर से। बात स्वरूप अनूप स्वरूप है। तो यह अनूप होना, अनुपमेय होना, अनोखा होना, यह स्वच्छंदता का मूल शब्द है, यह स्वच्छंदता का मूल भाव है। और यह जुड़ता है अतृप्ति से, असंतुष्टि से। इसलिए आप पाएंगे कि इनकी कविता की एक और विशेषता है कि वहां और क्या है वह बता नहीं सकते, केवल यह कह सकते हैं वह कुछ और है। वह है जो था वही, ये कहने का ढंग है, ये बार बार आता है कि जो कहना है वह कह नहीं सकते, वो केवल अनुभव की चीज है, अनुभव गम्य है। उस अनुभव को पूरा का पूरा हम भाषा में नहीं बदल सकते। तो इसका कारण क्या है? यह अनोखापन जो है वह आया कहां से? वह आया, और जहां से बात शुरू की जाती है घनानंद के संबंध में, कि उनके प्रेम में ही कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? तो प्रेम के बारे में लोक की एक धारणा है और शास्त्र की एक धारणा है। उसका एक औचित्य है कि आप जिससे प्रेम करें वह भी आपसे प्रेम करें, यह लोक औचित्य है और यही शास्त्र में भी औचित्य है। लेकिन घनानंद के यहाँ जो प्रेम है वह न शरीरी है और न ही अशरीरी है, इन दोनों के बीच का कुछ मामला है। यानी लोक और शास्त्र दोनों ही विधियों से प्रेम के औचित्य का अतिक्रमण करती है घनानंद की कविता। उसको कहीं से आप उचित नहीं कह सकते। वो जानते हैं कि प्रेम नहीं है, सुजान ने तो जाने से मना ही कर दिया था। वो कथा आप सब जानते हैं, इतिहास की पुस्तकों में है। तो यह जानते हुए भी न तो लोक उस प्रेम को औचित्यपूर्ण मानता है और न ही शास्त्र में इसका औचित्य है, फिर भी घनानंद निभाते जाते हैं। तो
अब इस प्रेम को वो कह किससे सकते हैं? सुनने वाला कौन है? सब खिल्ली उड़ाएंगे, क्योंकि लोक में ऐसी पद्धति नहीं है, ऐसी परिपाटी नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं है, इसको स्वीकार्यता नहीं है। तो चूंकि प्रेम ही इनका ऐसा है, इसलिए प्रश्न उठता है कि इस प्रेम को सुनाए किसे? कौन है सुनने वाला जो सुनकर समझ ले? कौन है? कोई नहीं है। इसलिए सुनना भी स्वयं है और सुनाना भी स्वयं है। जो अभी बात आई थी मौन मदि पुकार, वह मौन विवशता का मौन है, वह उनके प्रेम की वैयक्तिकता का मौन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रेम के झूठे होने को मानने के बावजूद प्रेम किया। झूठ की सच्चाई छाक्यो है, वह झूठा, लेकिन उनकी तरफ से भले झूठा हो, हमारी तरफ से सच्चा है। तो यह है झूठ की सच्चाई को छकना। झूठी बतियान की पतियानी, उनकी सारी झूठी बातों को सच मानना, उस पर पतिया जाना। तो क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे सुनने वाले की अपेक्षा भी नहीं है, यह चाह भी नहीं है। वो अपनी बात मौन मदि पुकार की तरह है। इसलिए आप पाएंगे कि समूचे रीतिकाल की कविता में यूं तो घनानंद ही विशेषकर और उनकी रीति मुक्त धारा के विशेष रूप से ठाकुर के यहाँ यह ठसक है। ठाकुर ठसक के जब आप कवित्व पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिलती हैं कि ग्रहीता से अपेक्षा करना कि वही व्यक्ति मेरी कविता सुन सकता है, समझ सकता है, जिसमें यह काबिलियत हो, यह गायब है। रीतिबद्ध कवि ऐसी अपेक्षा नहीं करते, रीति सिद्ध कवियों के यहाँ ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन घनानंद के यहाँ है और बार बार है। अभी जिस ब्रजनाथ के छंद की मैं चर्चा कर रहा था, उस छंद में शुरुआत ही यहीं से है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो ही है, बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने। और फिर से भाषा प्रवीण कह रहे हैं, भाषा प्रवीण, ऊपर कहा ब्रज भाषा प्रवीण, फिर से आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं भाषा प्रवीण, सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। तो चूंकि ऊपर की पंक्ति में भी भाषा की प्रवीणता की बात आई और नीचे की पंक्ति में भी, तो अर्थ किया गया कि ऊपर की जो 3 पंक्तियां हैं वो कवि को संबोधित हैं, और जो आखिरी पंक्ति है वह भावक को, ग्रहीता को संबोधित है। तो भावक कैसा है? वह कौन है जो घनानंद को सुन सकता है, समझ सकता है, जिसको भाषा की प्रवीणता की समझ हो। जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी, समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तकी। वही समझ सकता है घनानंद की कविता को जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखता, हृदय की आंख से देखे। हृदय की आंख यानी तादात्म्य कर ले। और यह भी यहां संकेत है, जग की कविताई के धोखे, माने अपने समय की सारी कविताएं उनके ध्यान में हैं, उसके बावजूद वह कह रहे हैं कि अपने समय की सारी कविताई को सम्मुख रख करके भी घनानंद को यह कहना पड़ा, समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तकी। कई जगह उन्होंने कहा है, घन आनंद बूझनि अंक बसे, बिलसे रिझवार सुजान धनी। वही समझ सकता है जिसमें ये विशेषताएं हैं। तो घनानंद के प्रेम की बात हो रही थी,
उस प्रेम की कुछ विशेषताएं हैं और आप सब जानते हैं उन विशेषताओं को, बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी बात ठीक से आप तक पहुंचा सकूं इसलिए जरूरी है कि घनानंद का जो प्रेम है उसमें स्वच्छंदता कैसे है, उसमें मनोवेग की स्वच्छंदता है। घनानंद की पहली और सबसे बड़ी विशेषता यह है मेरी समझ में कि घनानंद अपने मनोवेगों में बहकर कविता लिखा करते थे। मैंने अभी कहा कि उनकी दृष्टि शास्त्रीय नियमों, काव्य शास्त्र की पद्धतियों, परंपराओं पर न रहकर प्रेम भाव की अनुभूति पर ही रहती थी। और इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव यह हुआ कि घनानंद का प्रेम, मैंने फिर कहा कि वो केवल स्त्री के यानी अपनी जिसके प्रति वह प्रेम है उसके बाहरी सौंदर्य, उसके बनावट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे ऊपर। और जो कहा कि इनके यहाँ प्रेम, लौकिक प्रेम विस्तार पाकर अलौकिक का बोध कराता है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि वह स्थूल शरीर सौंदर्य तक सीमित नहीं है, ईश्वरोन्मुख हो गया है। और इस सूक्ष्मता के कारण जो शरीर संसर्ग की रमणीयता है वह वहां नहीं है, बल्कि मानस संसर्ग की रमणीयता वहां हमें दिखाई पड़ती है। यानी यह दृष्टि जब व्यापक नहीं होता प्रेम में तो क्या होता है, वो केवल नायिका तक सिमटा रहता है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का इतना ही फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, वो सिमटा हुआ है, संकीर्ण है, बंधा हुआ है, उसमें व्यापकता नहीं है, तो वह प्रेम केवल नायक या नायिका तक सीमित है। लेकिन वही प्रेम जब फैलता है तब जमाने को अपने भीतर समाहित करता है। तो घनानंद का काव्य वियोग प्रधान है। इस विषम प्रेम के कारण उनकी वेदना में भी वह पुकार मिलती है और उस पुकार के ही कारण जो सौंदर्य चेतना है वह अनलंकृत है। फिर मैं बहुत विस्तार में इसके नहीं जाऊंगा कि वह अनलंकृत होने का क्या मतलब है। वो खुद ही कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। असल में जो रीति मुक्त कविता है उसकी शुरुआत रसखान से मानी जाती है। रसखान के यहां भी इसी बात को अभिव्यक्त करती हुई कविताएं हैं। तो अपने जो युग धारा थी इन रीति मुक्त कवियों की, उसमें उसके प्रभाव से बहुत अलग तो नहीं गए हैं। यानी कविता ही इनके लिए साध्य भी थी और साधन भी थी, इतना तो स्पष्ट है। लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों का ध्यान प्रधानतः, मुख्यतः साध्य पर है, साधन पर नहीं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है कि इसका अभिप्राय क्या है। इसलिए साध्य और साधन के इस भेद के कारण रीति मुक्त कवियों की विशेषता, जो प्रेम का व्यापार है, ब्यौरे आते हैं जो कविता में प्रेम से संबंधित, उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। क्योंकि प्रेम इनके जीवन की आंतरिक गोपनीय वस्तु थी जिसका प्रदर्शन नहीं करना था, तो कविता में भी प्रेम के प्रदर्शन को अस्वाभाविक चेष्टा यह मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि वैसा व्यक्ति जो भले ही बुद्धि का धनी हो लेकिन प्रेम से हीन है, प्रेम भाव से रहित है,
प्रेम के क्षेत्र में वैसे ही है जैसे किसी सुंदरी के लावण्य को कोई वैसा व्यक्ति नहीं समझ सकता जो देख नहीं सकता। यानी रीतिबद्ध कवियों का जो नारी सौंदर्य है वो, अब उसी पद्धति में आप चलें तो मृग, मीन, खंजन, इन सारी काव्य रूढ़ियों के साथ है। वहां रूढ़ियां खंडित नहीं है, बेशकीमती वस्त्राभूषण है, सारा चमक दमक ऐश्वर्य है, वह सब है। इन सारे चमक दमक और ऐश्वर्य से क्या होता है? सेंसुअल एक्साइटमेंट, ऐन्द्रिक उत्तेजना उत्पन्न होती है। लेकिन घनानंद के यहाँ जो रूप वर्णन है, वहां चूंकि यह चमक दमक नहीं है, बाह्य व्यापार नहीं है, केवल मूर्त बिंबों की प्रधानता है, तो वहां वह सीधा है, सूधो है, वहां सहज है, वहां जरा भी सयानापन नहीं है, बांकापन नहीं है। तो उनके प्रेम में स्वच्छंदता है। उस स्वच्छंदता की वजह से उस प्रेम का वर्णन या उनकी सौंदर्य चेतना अनलंकृत है और उसमें आत्मनिवेदन, वियोग की एक बड़ी गहरी निजता है। तो घनानंद ने भावानुभूति को ही सर्व प्रमुख माना। काव्य के उनके कुछ आदर्श हैं जो उनकी कविताओं में बहुत जगह तो प्रत्यक्ष है और कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमें मालूम पड़ता है। अभी मैंने कहा कि प्रेम के प्रसंग में उन्होंने प्रेमहीनों की निंदा की है। कौन है वो प्रेमहीन जिसको वह संबोधित कर रहे हैं? वे वैसे ही हैं, वही लोग हैं जो जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि जुग के कविताई को धोखे रहो। वे वही कवि हैं। प्रेमहीन जब घनानंद कहते हैं तो प्रेमहीन से कवि का अभिप्रेत वही है जो रीति मार्गी है, क्योंकि उनमें अनुभूति शून्य है। तो अनुभूति की शून्यता दिखाकर घनानंद ने यह प्रकट करना चाहा है, व्यक्त करना चाहा है कि अनुभूतिहीन व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। काव्य संबंधी उनकी मान्यता में ऐसा व्यक्ति कवि हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यक्ति तो दया का पात्र है जो शास्त्र या बुद्धि की आंखों से प्रेम का आनंद उठाता है या प्रेम में हर्ष और विषाद संबंधी भावनाओं को बुद्धि की तराजू से तौलता है। उनका कहना है कि प्रेमानुभूति की गवाही तो वैसी ही आंखें दे सकती हैं जिनके हृदय में चाह की मीठी पीर उठती हो। प्रेमानुभूति में बुद्धि दासी है, रीझ सुजान रानी पटरानी, बनी बुद्धि बावरी वह करी दासी। वहां बुद्धि दासी है और जो रीझ है, हृदय का रीझना है, वह पटरानी है। तत्व का बोध तो बेकार की बात है। तो प्रेम के कवि घनानंद हैं। उन्होंने अपने प्रेम में प्रेम को जीवन की सबसे प्रगाढ़ और मार्मिक अनुभूति मानी है जो अहंग से मुक्त करता है। प्रेम और भक्ति यही तो दो माने गए हैं जो मनुष्य को अहंग की कारा से मुक्त करता है, क्योंकि वो इन दोनों में ही किसी दूसरे के लिए अपने अस्तित्व को विलीन कर देना होता है। दूसरे का सुख अपना सुख और दूसरे का दुख अपने दुख से अलग नहीं होता। यह लौकिक प्रेम की पराकाष्ठा है और यही लौकिक प्रेम जब अलौकिक की तरफ जाता है तो भक्ति में तब्दील होता है। खैर, तो बाकी जो रीतिबद्ध कवि हैं, उन रीतिबद्ध कवियों की भांति घनानंद ने अपने काव्य में
प्रेम का केवल चित्रण नहीं किया है, केवल कविता में प्रेम उपस्थित किया है ऐसा नहीं है, अपने जीवन में भी उसे जिया है। जीवन में भी प्रेम मार्ग के, शुक्ल जी ने कहा कि धीर पथिक हैं, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, वो खुद उस रास्ते पर चले हैं। और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो केवल कवि नहीं थे जिन्होंने प्रेम पर कविता लिखी है, उन्होंने उसको जिया है। और स्वच्छंदतावादी कविता की एक और बड़ी विशेषता है कि वह आत्म अनुभूति की कविता है, जिए हुए को बताना है, अनुभव किया और उस अनुभव की अभिव्यक्ति है। कहीं सुनी बातें, शास्त्रीय बातें वहां नहीं है। तो घनानंद का जो भी मालूम जीवन वृत्त हमारे सामने है, आपके सामने, हम सब लोग जानते हैं, उसको सामने रखकर यदि उनकी कविताएं पढ़ें तो स्पष्ट दिखता है कि सुजान के साथ ही के अपने संबंधों को ही उन्होंने बार बार दोहराया है। सुजान के साथ के अपने विषम प्रेम को ही उनकी कविता, जो विषम प्रेम की पीड़ा का स्वर है उसमें, वही दोहराती है। तो प्रेम की यह विषमता और पीड़ा परकता की दृष्टि से कुछ लोगों ने संकेत किया है कि उन पर फारसी कविता का प्रभाव है। यानी जो सूफी काव्य धारा थी उसका संबंध रीति मुक्त काव्य धारा से दो अर्थों में जुड़ता है। एक तो अभिव्यक्ति के रूप में, यानी मुहावरों का प्रयोग, और दूसरा अनुभूति के रूप में। यानी फारसी साहित्य की जो प्रेम पद्धति रही है उसमें प्रेम की चरम दशा वहां मानी जाती है जहां प्रिय की उपेक्षा है, दुत्कार है, या कहें कि कोई वहां संकेत नहीं है, छोड़ दिया है, उसके बावजूद प्रेमी एक निष्ठ भाव से प्रेम किए जाता है। यह फारसी साहित्य की प्रेम पद्धति में चरम दशा है, चरम स्थिति यह है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि सब इस बात को स्वीकार करके चलते हैं कि हमको वह चाहे कि चाहे नहीं, हमें नेह को नातो निबाहनो है। यानी समूची रीति मुक्त काव्य धारा में एक निष्ठ प्रेम का भाव हमें दिखाई पड़ता है। उस एक निष्ठ प्रेम में भी घनानंद इस रूप में सबसे ऊपर है कि उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। दगादार से यारी, ये उन्हीं का मुहावरा है कि उन्होंने क्या किया, तो दगादार से यारी की है, लेकिन उस यारी को छोड़ा नहीं। तो यह कि लाख उपेक्षा और निष्ठुरता के बावजूद प्रेम के पथ से कभी विचलित नहीं होते। उनके प्रेम में कभी विचलन नहीं दिखाई पड़ता। प्रिय की निष्ठुरता को जानते हुए भी उसके प्रति एक निष्ठ भाव से उन्मुख होना, प्रेम को साधन की बजाय साध्य मान लेना, यह घनानंद के प्रेम भावना की एक और विशेषता है जो उन्हें स्वच्छंद बनाती है। चंद चकोर की चाह करे, घनानंद स्वाति पपीहा को धावे, ज्यों त्रस रेण के एण बसै रवि, मीन पे दीन वह सागर आवे, मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि, नेह निबाही वो यों छवि पावे, ज्यों अपनी रुचि राज कुबेर, सुरंक ही लय निज अंक बसावे। ये तरफापन है, अपनी रुचि से कुबेर किसी सुरंग को गोद में बैठा ले, यह कृपा है। इस एक निष्ठता और एक तरफापन के बावजूद एक निष्ठ भाव से प्रिय के प्रति समर्पण
यह घनानंद के प्रेम की एक बड़ी विशेषता है। मानते हैं चाहे जितना दुख सुख सूल सहो, कहते हैं ना, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, जिहि भांति हो दुख सूल सहो, नहीं आवनी अवधि न रावरी आस, इते पर एक सी बाट चहो। तो फारसी प्रेम की जो यह एक निष्ठता है, वन वे ट्रैफिक है, वो सूफियों के प्रेम के पीर को आप घनानंद की कविता में उनसे भी अधिक सहज रूप में पाते हैं। वहां से आकर के जब घनानंद तक यह भाव पहुंचता है तो उस फारसी कविता के एक तरफा प्रेम को घनानंद ने भारतीय आचार विचार और भारतीय निष्ठा और प्रेमादर्श से जोड़ दिया है। इसलिए घनानंद के प्रेम के संदर्भ को यदि इस रूप में भी समझा जाए तो उसमें एक तरफ तन्मयता है, भावना मूलकता है, निष्कामता है, और यह सब मिलकर उसमें स्वच्छंदता के बीज भरते हैं। घोर रूपा शक्ति भी है, लेकिन वह रूपा शक्ति उसमें चाह नहीं है, गहरी तन्मयता है। इतनी तन्मयता है कि कहते हैं भोर ते साँझ लो कानन और निहारती, बावरी नय कुन हारती, सांझ ते भोर लो तारन ताकिबो, तारन सो इक तारन टारती। ऐसी तन्मयता, ऐसी भावना मूलकता, लेकिन यह सब जानते हुए कि जासो प्रीत ताहि निठुराई सो निपट नेह। यह कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ इस बात को मानते हुए कि संयोग और वियोग, इन दोनों में तत्वतः अंतर नहीं है, मूल रूप से अंतर नहीं है। क्योंकि घनानंद जैसे कवि तो मानते हैं, और कालिदास ने प्रमाण दिया है, प्रेम राशि भवंती। उत्तर मेघ में कहते हैं कि वियोग में जब हम हैं तो चूंकि वह प्रेम खर्च नहीं हो पा रहा है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो वह बचा हुआ है, संचित निधि है, बढ़ रहा है, प्रेम राशि भवंती। लेकिन यह घनानंद जानते हैं कि यह कैसा वियोग है जो संयोग में भी बना रहता है। यह कैसो वियोग न जानी परे, जो संयोग हूं में न बिछोहत है। संयोग में भी जिस वियोग से विछोह नहीं हो रहा, क्योंकि जब सामने है प्रिय तो देखते हुए टकटकी लग जाती है, देखें टक लागे, और जब सामने नहीं है तो अन देखें पलकौ न लगे। आंखें उसी में समाई हुई है। सूरदास कहते हैं कि जब तक कृष्ण राधा का सुमिरन करते हैं तो राधा के ही ध्यान में लीन है, और इतना लीन हो जाते हैं कि स्वयं राधा हो जाते हैं, और राधा हो जाते ही फिर कृष्ण का विरह उन्हें सताने लगता है। बारह ही विरहक बाधा, जब राधे पुनहित तब माधव, माधव तब जब राधा। ये विद्यापति के यहां भी है। तो यह जो प्रेम का चरम भाव है, जिसमें संयोगा विप्रयोगांता, संयोग का भी अंत विप्रलंब में ही हो, तो वो कैसे संभव कैसे होगा? उसमें वह व्यक्ति करेगा क्या? जहां वियोग भी है लेकिन संयोग में भी वियोग है, तो ऐसा व्यक्ति तो अकेले ही सहेगा ना। सहते ही बने कहते न बने, मन ही मन प्रेम पिरैबो करे। क्योंकि कहते हैं कि दुख पीड़ा बांटने से घटता है। स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम सह्यमिव भवति। जो दुख है वो अपने बीच के लोगों के बीच बांटने से
सहनीय, सहन योग्य हो जाता है, कम हो जाता है, असह्य नहीं रह जाता। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या करे जो घनानंद है, कोई है नहीं उसकी बात सुनने वाला, तो वो अकेले ही सहता है और यह कहता है, कहाँ हो जू, कहाँ हो जू, कहाँ हो, लगे ये प्राण तुमसो ख्वै जहां हो। तुम जहां भी हो, मेरे प्राण तो तुमसे ही लगे। तो जो बहुत सारी टिप्पणियां और उसमें कुछ अच्छी बातें कही जा रही हैं, मैं उन सब का आभारी हूं कि उनको संभवतः मेरी बातें कुछ पसंद आ रही हैं। तमाम गुरुजन भी यहाँ हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और मुझे स्वयं अच्छा लग रहा है आपकी इन टिप्पणियों को देखते हुए। मैंने कहा था कि आधा घंटा 35 मिनट का समय मैं दूंगा। कुछ और बातें हैं जो अब मैं आपसे यहाँ बांटना चाहता हूँ, जो यह इसी से जुड़ता है जो चर्चा अभी मैं कर रहा था कि प्रेम मार्गी हैं घनानंद। तो ऐसे प्रेम मार्गी कवियों की रचनाओं में यूं भी कहा गया है कि कविता में संयोग की तुलना में वियोग पक्ष की प्रधानता वह कवित्व के लिए ज्यादा उपयोगी है। और घनानंद के प्रसंग में यह केवल इतने ही रूप से प्रासंगिक नहीं है, बल्कि उनकी आस्था भी ऐसी ही है, क्योंकि वो प्रेम के क्षेत्र में दुख, वेदना, आप जानते हैं कि निराशा स्वच्छंदतावाद की एक बड़ी प्रवृत्ति है। जब वह असंतुष्ट है इस संसार से, ईश्वर की बनाई सृष्टि से, यह सब कुछ जो हमारे चारों तरफ है उससे, तो उस असंतुष्टि की एक परिणति, उसकी एक डाल वह निराशा की तरफ भी झुकती है। तो प्रेम के क्षेत्र में दुख, वेदना आदि के बिना घनानंद न तो काव्य को उत्तम मानते हैं और न ही ऐसे कवि को। भवभूति जब कहते हैं एको रसः करुण एव, या स्वच्छंदतावादी कवि शैली जब कहता है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, जो वेदना की गहनतम स्थितियां हैं उन्हीं से मधुरतम गीत रचे जाते हैं। तो घनानंद के यहां भी घनानंद का प्रेम वियोग प्राण है, वियोग ही उसका जीवन है, वियोग जीवितम आप कह सकते हैं। वियोग ही उसमें चिर तत्व है, निरंतर विरह ही उसका पाथेय है, निरंतर प्रिय का स्मरण और ध्यान ही उसका बीज तत्व है, निरंतर आत्म वेदना की अभिव्यक्ति ही उनके लिए सुख है। और इसीलिए घनानंद की कविता का मूल स्वर वह प्रेम की पीर है। इसीलिए उन्होंने अपनी कविता को सुनने वाले ग्रहीता से भी यह अपेक्षा की है कि समुझे कविता घनानंद की ही आखिन नेह की पीर तकी। वही समझ सकता है जो इस बात को जानता हो। और इसी वास्तविकता को प्रकाशित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा था कि प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। तो मैं समझता हूं यहां मुझे रुकना चाहिए और बातें होंगी अन्य अवसरों पर। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मेरी इस बेतरतीब तैयारी को। आप सब लोगों के प्रति मैं आभारी हूं और आयोजकों के प्रति भी आभारी हूं कि उन्होंने लगातार मेरे मना करते जाने के बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आज यह संभव हुआ। आप सबको मेरा प्रणाम और बातें फिर कभी होंगी।